न्यूक्लियन। इसी से परिभाषा बन जाएगी। ईबी का मतलब क्या था? बंधन ऊर्जा। और ए का मतलब होता है परमाणु भार के अनुपात को क्या बोलेंगे? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। परिभाषा क्लियर हो गई? तो क्या बोलोगे फिर से? लो इसका नाम, बंधन ऊर्जा और परमाणु भार के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। तो इसमें बी के साथ एन भी लगा दिए। बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी और एन का मतलब न्यूक्लियन हो गया। तो इसको ईबीएन से दर्शाते हैं। ईबीएन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे। तो क्लियर हुआ इतना? अब हम इसमें ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ क्या बता रहा है समझना। ये जो ऊपर की लाइन है ये क्या है? बंधन ऊर्जा का, और इसका मान किसमें है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और इधर जो है ये परमाणु भार है। और परमाणु भार को मैं बताया था कि जब नाभिक को दर्शाते हैं तो दो चीजें लिखते हैं। नीचे जो लिखते हैं परमाणु क्रमांक लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं? परमाणु भार लिखते हैं। ये नाभिक का क्या है? संकेत है ना। इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखना, इसी से हमको दर्शाना है कि किसकी कितनी बंधन ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन है और इसका परमाणु भार कितना है? 1। परमाणु क्रमांक यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा हूँ? परमाणु भार। तो इसकी बंधन ऊर्जा लगभग कितनी है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि ग्राफ देख के पूछे कि यार H1 का बंधन ऊर्जा का मान कितना है, तो कितना कहलाएगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ इसका बताओ। 2 नहीं, 2 से तो अधिक है, 4 से कम है, तो इसको 3 मान लो। तो इसका लगभग कितना होता है? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो ट्रेटियम है इसका कितना होता है यार? 4। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो ये ऊपर गया है ये हीलियम का है। ये वाला किसका है? हीलियम का। तो हीलियम का कितना है? 7 है, ठीक है। फिर जैसे हीलियम का खत्म होता है तो हीलियम के बाद जो तत्व आएंगे वो उनका मान क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हीलियम के बाद का तत्व का बंधन ऊर्जा का मान कम क्यों है? क्योंकि हीलियम जो होता है उसका परमाणु कक्षक, बाहरी कक्षक पूरी तरह से भरा होता है ना, तो अधिक स्थायी होता है। जैसे लिखते हो ना कि कौन सी अक्रियाशील धातुएं हैं, तो उसमें हीलियम, नियान, आर्गन, ये जो 18वां समूह होता है ना इनर्ट गैसों का, अक्रिय गैसों का, वो होता है। क्योंकि ये क्या होती? अक्रिय होती हैं। मतलब इनकी बंधन ऊर्जा का मान कैसा होता है? अधिक होता है। हीलियम के बंधन ऊर्जा का मान कैसा होगा? अधिक। फिर उसके आगे जो तत्व होगा जैसे नाइट्रोजन है और कुछ भी है तो उनका क्या होगा? कम होगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन आ गया। कार्बन की बंधन ऊर्जा का मान कितना है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ पर ये जो हो गया ये लोहा, लोहा का जो होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जो चीज हम इसमें देख रहे हैं उसी चीज को हमको बताना है यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले अधिकतम बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन का मान किसका होता है? लोहे का। तो 1 नंबर में डाल सकते हो कि Fe56 के ईबीएन का मान, अब बड़ा बड़ा इसका नाम है तो इसको ईबीएन ही लिख देंगे जहां जहां आएगा। इसका बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन नहीं लिख रहे हैं। लोहे के ईबीएन का मान कितना होता है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सबसे अधिक, माने लोहा इस दुनिया में सबसे स्थायी है। जिसका इसका मान अधिक होगा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिक होगा जिस तत्व का, वो अधिक स्थायी होता है कुल मिला के, ठीक है। यदि कम होगा तो उसमें उसका स्थायित्व क्या होगा? कम। जैसे मैं बोलूं यार ये स्थायी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके बंधन ऊर्जा का मान क्या है? कम है। सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? लोहा। क्यों होगा? उसके बंधन ऊर्जा का मान अधिक, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि यदि हम औसत बंधन ऊर्जा का मान निकालें, औसत ईबीएन का मान, औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान, तो ये लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। औसत का मतलब ये है कि किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, और यदि हम सबका औसत निकाल दें, औसत निकालने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप लोग टेस्ट देते हैं तो किसी कोई 10 नंबर, कोई 20 नंबर, कोई 15 नंबर, ऐसे सब पाए, फिर सबको जोड़ करके इकट्ठा निकाल दें तो क्या निकलता है? औसत। तो किसी का मान ज़्यादा है, किसी का मान कम है, यदि सभी तत्वों का हम औसत निकालें तो कितना होता है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कितना होता है? कितना होता है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। औसत यही है, यहाँ पूरा वही लिख देंगे शुरू में, औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। इसी को मैं क्या लिखा हूं? ईबीएन। बार बार लिखना पड़ेगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो केवल संकेत लिखते जा रहे हैं, ठीक।
आगे के स्टेप में देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बन 12 है उसका जो मान होता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का वो कितना होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, माने यही औसत बंधन ऊर्जा का मान और कार्बन 12 के बंधन ऊर्जा का मान लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला हम ये देखते हैं कि जिनका परमाणु भार 30 से 170 के बीच होगा वो कैसे होंगे, अधिक स्थायी होंगे। अब समझो 30 से 170 का मतलब ये है, ये यहां से 150 से लेकर के ये वाला भाग यहां, और यहां पर ये 30 से लेकर ये वाला भाग मान के चलो, ये इसके बीच में जितने भी तत्व होंगे ये कैसे होंगे, स्थायी होंगे। जिनका परमाणु भार 30 से 170 के बीच होता है वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो यदि मैं पूछूं कि किसी तत्व का परमाणु भार 18 है, वो किस प्रकार का तत्व होगा, स्थायी हो, अस्थायी, है ना। 30 से कम वाले अस्थायी होंगे और 170 से अधिक वाले भी क्या होंगे, अस्थायी होंगे। तो मैं यहां पर ये बोलूं कि यूरेनियम 235 अस्थायी है कि स्थायी है। अब मैं पूछूं कि क्यों अस्थायी है, क्योंकि इसके बंधन ऊर्जा का मान क्या है, कम है। ये लाइन डाउन हो रही है ना, इसके बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान क्या है, कम है, इसलिए क्या है, अस्थायी है। तो इसका टेस्ट परीक्षा में ऐसे पूछ देता है सीधे सीधे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु भार 240 है, यह किस प्रकार का तत्व होगा। तो क्या हो गया, अस्थायी। फिर 240 की जगह पर 140 लिख दिया, अब क्या हो जाएगा, स्थायी। फिर लिख दिया कि ये 40 है, स्थायी 40। ठीक है, अब यहां पर कोई पूछ दिया कि किसी का 12 है ना, लेकिन यहां पर कार्बन 12 30 से कम आता है, फिर भी ये क्या है, स्थायी है। ये अपवाद में है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिक होता है, बाकी तत्वों का कम होता है, लेकिन कार्बन 12 का क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। ये एक तरह का क्या है, अपवाद। ठीक है, तो जो मैं ये लाइन लिखा हूं कि जो 30 से कम होगा वो कैसा होगा, अस्थायी। 170 से अधिक होगा वो भी क्या होगा, अस्थायी। लेकिन कार्बन 12 का मान, ये 12 है ना, 30 से कम हो गया, तो इसको भी क्या होना चाहिए, अस्थायी। लेकिन ये कैसा होता है, स्थायी होता है, क्योंकि इसके बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पर पांचवा कह सकते हैं कि 30 से कम परमाणु भार वालों का क्या होंगे, अस्थायी। और छठवां देख सकते हैं कि 170 से अधिक परमाणु भार वाले भी क्या होंगे, अस्थायी। ठीक है, तो जो अस्थायी होता है हमेशा स्थायी बनने की कोशिश करता है। यदि मैं ये पेन को ऐसे रखूं तो क्या ऐसे खड़ी रहेगी, ये अपने आप कहाँ नीचे की ओर गिर रही है या जैसे भी जा रही है। क्यों गिर रही है, क्योंकि ये स्थायी। अब मैं ऐसे रख रहा हूं तो गिरेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्थायी। यदि मैं इसको थोड़ा ऐसा कर दिया, अब कैसी है, अस्थायी। तो हर चीज स्थायी होने की कोशिश करती है। तो ये जो है, ये जो छोटे वाले हैं ये क्या होंगे, बड़े होने की कोशिश करेंगे। भैया मुझे भी जोड़ लो यार, तो मेरा मान क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मिलियन में पैसा आ जाए मेरा। ठीक है, जो छोटा आदमी है वो बड़ा बनने की कोशिश करता है, अब बहुत बड़ा है तो वो फिर अपना टूटने, उसका विघटन फिर चालू हो जाता है। दोनों तरह से हो रहा है। ठीक, तो ये वाले जो हैं जुड़ने की कोशिश करेंगे, और जो बड़े वाले हैं वो टूटने की कोशिश करेंगे। क्यों टूटने की कोशिश करेंगे, देखो इसका परमाणु भार कितना है, 235। इसको स्थायी होने के लिए कितना होना चाहिए, 170। तो 170 बनने के लिए जुड़ेगा कि टूटेगा, टूटेगा। अच्छा, अब ये 30 में स्थायी होते हैं, तो ये 30 बनने के लिए क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो जो छोटे नाभिक होते हैं वो संलयन करते हैं, आपस में मिलते हैं, और जो बड़े नाभिक होते हैं वो क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि नाभिकी विखंडन क्यों होता है, क्योंकि उनके बंधन ऊर्जा का मान, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कम होता है, कम होता है, जिससे क्या करते हैं, टूटते हैं। यहां पर भी देखो, यदि हम बोले कि नाभिकी संलयन क्यों होता है, क्योंकि छोटे तत्वों के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान क्या होता है, कम होता है। दोनों कंडीशन में कम है। ये टूट के स्थायी होना चाहता है और ये जुड़ के स्थायी होना